क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं सुनील शरण जी। ही इज अ कॉलमनिस्ट एंड ऑथर। सुनील जी, आज मैं बात करना चाह रहा हूं इंडियन मुस्लिम्स की हालत के बारे में। पाकिस्तान में आजकल बहुत कहा जा रहा है जी कि इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। ये तो खैर उस वक्त भी कहा जाता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन आजकल ज्यादा शद्दोमद के साथ ये बात की जा रही है। और आजकल एक कानून पे बहुत बात हो रही है, वो है वक्फ लैंड्स के हवाले से, वक्फ प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो अब जो है दोनों जो आपके ऐवान हैं, लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो इस पे क्या तासुरात हैं आपके, क्या कहेंगे आपको, और इसका थोड़ा सा अगर हमें खुलासा भी बता सकें। फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा है कि आर इंडियन मुस्लिम्स अप्रेस्ड, तो एक वाइडली कोटेड रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे इज यूजिंग इन द वक्फ अमेंडमेंट बिल एंड citing the report which is called Justice Sachar Committee report. Justice Rajendra Sachar थे in Congress time, in Manmohan Singh's time in 2005. Manmohan Singh had commissioned a report by Justice Sachar Committee, high level committee led by Justice Sachar. Sachar Committee report जो है, it is seen as pretty credible in India. And उसमें socio-economic condition of Muslims was even lower. जो दलित्स हैं उनसे भी नीचे पाई गई थी, at the bottom of the totem pole. Okay. तो Muslims were seen as the poorest community in India. अब आप एक चीज बताइए, हमारा कास्ट सिस्टम बहुत पुराना है। आपके पाकिस्तान में भी बहुत बातचीत होती है हमारे पाकिस्तान के, हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में। अब मैं कहता हूँ कास्ट सिस्टम सारी दुनिया में है, बट हम तो अपने कास्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो शेड्यूल कास्ट हैं, जैसे हम दलित्स कहते हैं, वो ऑप्रेस्ड हैं कि नहीं है। क्वेश्चन ये है बेसिकली। क्वेश्चन इज कि ऑनेस्टली आप पूछा जाए, चाहे शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के टाइम से, और बहुत तरक्की हुई है, पर आजकल भी जो हमारा सेंचुरीज और मिलेनिया ओल्ड कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, उसमें दलित ऑप्रेस्ड है कि नहीं है, शेड्यूल कास्ट ऑप्रेस्ड है कि नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर है यस। इवन टुडे कास्ट सिस्टम इज फ्लरिशिंग इन इंडिया। एंड जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित्स हैं, दलित्स को शेड्यूल कास्ट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर ऑप्रेस्ड। तो जो मुसलमान हैं वो दलित से भी गरीब हैं। तो जब अकॉर्डिंग टू साचार कमेटी रिपोर्ट, तो जब शेड्यूल कास्ट ऑप्रेस्ड हैं, तो फिर मुसलमान ऑप्रेस्ड नहीं है क्या? जी, इसमें एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर मुसलमान बैकवर्ड हैं, एजुकेशन में पीछे हैं, बाकी फील्ड्स में पीछे हैं, तो उनका अपना कितना कसूर है और स्टेट का कितना कसूर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स का कितना कसूर है? क्या कहीं ये तो नहीं है कि मुसलमान खुद जो है वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं जाते और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है ब्यूरोक्रेसी में या मिलिट्री में कम है या बिजनेस सेक्टर में कम है, इसलिए कि वो एजुकेशन को अवॉइड करते हैं? इज देयर एनी मेरिट टू दिस आर्ग्यूमेंट? Let us unpack the situation. Before the British came, the Hindu convert to Musliman was on top of the Hindu. अब हिंदू कन्वर्ट जो मुसलमान को हो गया, उसको बड़े कोर्ट्स के प्रिविलेजेस मिले, वो लेजी हो गया, हिंदू को काम करना पड़ा। तभी बनियों के ऊपर बहुत आप लोग तनकीद करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जो दुकानें थी मुसलमानों की, वो बनिया चलाता था। जो मुसलमान ओनर था वो लंच के बाद 3-4 घंटे अपनी हरम में चला जाता था। उस टाइम पे थोड़े बहुत बनिए ऐसे थे जिन्होंने हेरा फेरी करी दुकानों में। जो चला ही रहा था मुंशी मतलब बनिया, तो उससे हेट्रेड पैदा हो गई मुसलमान के दिल में कि ये जो बनिया है ये चोर है। और मेहनत तो हिंदू कर रहा था मुसलमान के टाइम पे,
राज तो मुसलमान कर रहा था, सबसे ज्यादा जी। राज तो अशराफिया मुसलमान कर रहा था। हम्म। पसमंदा मुसलमान तो पीछे था, बट पसमंदा हम्म। मुसलमान हिंदू पे राज कर रहा था। अब मुसलमान को अपनी उर्दू और पर्शियन फारसी लैंग्वेज बड़ी बड़ी प्यारी थी। जब अंग्रेज हम्म। आए, मिकॉले ने इंग्लिश को प्रोपेगेट किया, हम्म। मुसलमान ने रिजेक्ट कर दिया इंग्लिश को, हिंदू ने पकड़ लिया हिंदू लैंग्वेज को। 1835 में मिकॉले ने अपना एक्ट बिल पास कराया, मिकॉले मिनट। जी। इन 10 years the Hindu was reciting Chaucer. Chaucer is a very famous English author, जी। one of the earlier poets, back to the British. ICS एग्जाम में बहुत हिंदू आने लग गए, हम्म। इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में। हम्म। तो मुसलमान ने ये रिजेक्ट करी इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश एजुकेशन को, इंग्लिश तालीम को, इंग्लिश साइंस हम्म। को, इंग्लिश साइंस टेक्नोलॉजी को। हम्म। फिर आपके सर सैयद अहमद खान आए, उन्होंने ये देखा, उन्होंने रिफॉर्म किया, हम्म। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, हम्म। विच इज द फाउंटेन हेड ऑफ पाकिस्तान। हम्म। सारी पाकिस्तान मूवमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है, जी। शुरू भी वहीं से शुरू हुई है, खत्म भी वहीं से खत्म हुई है, राइट। तो सर सईद अहमद खान को कितने फतवे डाले मुसलमान कम्युनिटी ने, हम्म। हजारों में फतवे उनके अगेंस्ट लगे, हम्म। बट उन्होंने, एक आदमी ने रिफॉर्म किया मुसलमान कम्युनिटी में, वो सर सैयद। हिंदू जी। कम्युनिटी में बतेरे रिफॉर्मिस्ट आ गए, हम्म। राजा राम मोहन रॉय आ गए, उन्होंने ब्राह्मण समाज एस्टैब्लिश किया। हम्म। दयानंद सरस्वती आ गए, उन्होंने आर्य समाज एस्टैब्लिश किया। और बतेरे रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे तो रिफॉर्मर्स ही रिफॉर्मर्स थे। तो हमने जो मॉडर्न साइंस जिसे कहते हैं, इंग्लिश तालीम एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो एनलाइटनमेंट रेनेसांस से आए यूरोप से, हिंदुओं ने रिजेक्ट नहीं किया, उनको विलिंगली एक्सेप्ट किया। हम्म। एंड इन द इंग्लिश टाइम देयर वाज एन इक्विलिब्रियम। इंग्लिश हम्म। ट्रीटेड मुस्लिम एंड हिंदू इक्वली। हम्म। थोड़ा उनका बायस मुसलमान के ज्यादा था अगेंस्ट उनके, बिकॉज मुसलमान अपने आप को तभी राजा समझते थे इंडिया के। हम्म। तो बट स्टिल द ब्रिटिश वर क्वाइट इवन हैंडेड इन द अप्रोच टू मुस्लिम्स एंड हिंदूज। हम्म। हिंदूज वर्क विद द ब्रिटिश। उन्होंने कहा हम तालीम यूज करते हैं, हम गवर्नमेंट नौकरियां यूज करते हैं, हम क्लर्क बनते हैं, हम आईसीएस में लिखते हैं, एग्जाम लिखते हैं। मुसलमानों ने ये सब चीज रिजेक्ट करी। हम्म। और मिकॉले मिनेट वाज रिप्लेसिंग पर्शियन, which is the language of instruction in all schools in India, not just Muslim schools, in all schools, हम्म। by 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 English. तो हिस्टोरिकली एक तो मुसलमानों को ये रहा है कि हम राज करते रहे हैं इंडिया के ऊपर। हम्म। आज भी मैं डिबेट देख रहा था पार्लियामेंट में, एक वो कौन सी जगह यूपी में, संभल 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 एरिया से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मुसलमान एमपी हैं, यंग एमपी हैं। उन्होंने कहा हम इस देश के मालिक हैं, इस देश के नौकर नहीं है, इस देश के हम मालिक हैं। तो ये जो एक मुसलमानों में भ्रम है, चाहे उन्होंने गलत तरीके से नहीं कहा कि हम मालिक हैं, पर मुसलमानों में अभी भी भ्रम है कि 400 साल बीत गए और उनका राज अभी तक चल रहा है। फारसी में सुनील जी इसको कहते हैं पिदरे मन सुल्तान बूद, कि मेरा बाप जो था वो बादशाह था। यानी ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये जाता नहीं है, और आप जो है सदियों तक यही कहते रहते हैं कि मेरा बाप तो बादशाह था या मेरा दादा बादशाह था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट आप ये देखिए कि मुसलमानों को गलत भ्रम है जो आपने फारसी में बोला है, क्योंकि 1730 AD the Marathas had captured Delhi from the Mughals, and अंग्रेजों ने 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़ाई की है उन्होंने,
एंड उसके बाद उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया मराठों से 1800 में। तो मुसलमान तो जो सोचते और कहते हैं, जैसे आपकी पाकिस्तान मूवमेंट ने भी कहा ये कि भाई ब्रिटिश के पहले हम मुसलमान राज करते थे, अब जी। ब्रिटिश जा रहे हैं, हमको देके जाओ। नहीं, ब्रिटिश ने इंडिया को मुसलमानों से नहीं छीना है, ब्रिटिश ने इंडिया को मराठों से छीना है। जी। अगर किसी का हक बनता है इंडिया के ऊपर, वो मराठों का हक बनता है। तो ये गलत फहमी है जो मुसलमान रहना चाहते हैं कि हम पातशाह हिंद रहे हैं टिल 1857, एंड फिर इनको ये अपनी लाला लैंड में रहे हैं कि इनका जो क्रेसेंट है कभी भी पाकिस्तान से मिलजुल के, बांग्लादेश से मिलजुल के ये क्रेसेंट को हमारे रेड फोर्ट पे चढ़ा लेंगे। You see, they have never accepted that India is now, even when secularism was at its height in India, even then they were thinking कि हम पातशाह हैं। That's right. जी। सुनील जी, मुझे याद आता है 2006 में या 7 में टाइम मैगजीन ने एक कवर स्टोरी की थी इंडिया पाकिस्तान पे पार्टीशन पे। तो हमारे यहाँ एक जमात इस्लामी का थिंक टैंक है इस्लामाबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज। तो वहां के एक स्कॉलर थे तारिक जान, उन्होंने एग्जैक्टली ये आर्गुमेंट दिया कि अंग्रेजों को चाहिए था कि जाते हुए इंडिया हमारे हवाले करके जाते। तो मैंने उस पर लिखा, मैंने कहा जी ये क्या आर्गुमेंट है, तो फिर पंजाब तो वो सिखों को देके जाते, बहुत सारा जो इंडिया का इलाका है वो मराठों को देके जाते। हमारे यहाँ असल में तारीख जिस तरह से पढ़ाई जाती है ना, मराठों को तो हमने हिस्ट्री के फुटनोट तक रिड्यूस कर दिया है। तो कोई सीरियस तरीके से मराठों की हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ाई जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो उस वजह से बहुत से लोग यही समझते हैं कि मुगलों से बादशाहत उन्होंने छीनी, यहाँ की हुक्मरानी छीनी। हालांकि मुगलों के साथ तो उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई। जितनी भी सीरियस लड़ाइयां हुई या सिखों के साथ हुई और या फिर मराठों के साथ हुई। उससे पहले जो है वो बंगाल में छोटी मोटी लड़ाई हुई, मैसूर में हुई, लेकिन बाय द वे बाकी जो इंडिया है उसमें तो मराठों के साथ सबसे बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई उनकी। या बिल्कुल ठीक कहा। हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो इंडियन टेक्स्ट बुक्स हैं, आज का तो मुझे पता नहीं, जो मैंने मेरे जमाने में मैंने पढ़ी थी उसमें भी मराठे फुटनोट्स में हैं। वो शिवाजी की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, बट वो पूरा ये दिखाते हैं कि मुगल एम्पायर वाज रूलिंग टिल 1857, एंड वो ये कहते हैं जब रिवोल्ट हुआ हिंदुओं का और फिर मुसलमानों का म्यूटनी में 1857 में, तो सारे हिंदुओं ने जैसे तांतिया टोप थे, नाना पेशवा नाना थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, ये सब मिले और उन्होंने पूछा कि हम किसको अपना वो बनाएंगे सम्राट। तो क्योंकि इन्होंने और कोई सम्राट जाना नहीं था मुसलमान मुगल एम्परर के अलावा, तो उन्होंने 1857 में बादशाह सफर द सेकंड को, बहादुर शाह जफर जी। जी। बट ये हिस्ट्री हमको भी पढ़ाई जाती है, हमको ये पढ़ाई नहीं जाती। फॉर 60-70 इयर्स द मराठास वर द रियल रूलर्स ऑफ इंडिया। इस पे हम वापस आए, अगर वक्फ लॉ जो है नया जो हो गया है, अप्रूव हो गया है, तो उसके बारे में अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी मैं एक तकरीर सुन रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो टोटल लैंड है वो बनती है 39 लाख एकड़्स, और उनके मुताबिक पिछले 12 साल में इसमें 21 लाख एकड़ का इजाफा हुआ है। और इसकी जो टोटल नेटवर्थ है वक्फ लैंड्स की और इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो बनती है $14 बिलियन से भी ऊपर ना। लेकिन उससे इनकम जो है वो बहुत कम हो रही है। अभी आप मुझे बता रहे थे रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले कि सच्चर कमेटी ने भी इस बारे में कहा था कि इस वक्त आप 2 अरब कमा रहे हैं इससे, ये इनकम जो है 120 बिलियन हो सकती है। तो इतना वेस्ट जो है
इतनी मिसमैनेजमेंट जो है ये क्यों है इसमें? ऐसी कोई मिसमैनेजमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। सारे सारे रिलीजन्स के जो ट्रस्ट हैं जी। सब में मिसमैनेजमेंट है। हम्म। Waqf land is scarce commodity in India. In a packed country like India, हम्म। land and gold are the two biggest commodities. ओके। सबकी आंखें वक्फ लैंड पे लगी रहती हैं। हम्म। मैंने आपको बताया भी कि मैं डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में पढ़ा हुआ हूँ। वो निजामुद्दीन औलिया के पास स्कूल है, सेकुलर स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। जी। हमारा प्रिंसिपल होता था सरदार। हम्म। उस साइड में बहुत लैंड थी खाली बंजर। हम्म। उसने कहा यार ये वक्फ लैंड है, मैं इस पे कब्जा करना चाहता हूँ हम्म। स्कूल को एक्सपैंड करने के लिए। हम्म। तो वक्फ लैंड में जो इजाफा जो कह रहे हैं अमित शाह जी, मुझे तो समझ नहीं आता वक्फ लैंड में क्या इजाफा कह रहे हैं। वक्फ लैंड पे तो इंक्रोचर्स तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इंक्रोच कर रही है। हम्म। वक्फ लैंड हैज बीन गिवन फ्रॉम द टाइम ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, नॉट द टाइम ऑफ मुगल्स। हम्म। दिल्ली सुल्तानेट के बारे में बहुत कम लिखा गया है हम्म। because Delhi Sultanate was a very poor chronicler of its history, unlike the Mughals, who chronicled the history very carefully. हम्म। But Delhi Sultanate, जो mostly अफगान थे रूलर्स, उन्होंने ओरली बहुत लैंड दी गई है। उनके अमीरों ने, जो आमिर कहते हो आप, उनके जिससे हिंदी वर्ड अमीर आया है, आमिर, उनके आमिरों ने बहुत लैंड डोनेट करी है। And land is only for use for mosque, madrasa, graveyard, seminaries, religious purposes. Mosque, the land cannot be sold, the land cannot be transferred. अब वो सेंचुरीज बीत गई हैं, वो ओरल लैंड डीड्स तो थी नहीं कभी, और जो लिखी लिखी भी लैंड डीड्स थी वो चेंज हो गई हैं मैनेजमेंट के साथ। बट वक्फ वक्फ ये है कि जैसे मुसलमान की का कंट्रोल इंडिया में कमजोर हुआ है राइट फ्रॉम 1800 1700 ऑनवर्ड्स, वक्फ लैंड हैज बीन अंडर कंटेंशन। तो ये तो जैसे उनको ये जानते हैं जो पावर्स दैट बी है इंडिया में कि इनको किसको टारगेट करना है। ये हिंदू टेंपल ट्रस्ट को क्यों नहीं टारगेट करते? वो इतनी लैंड लैंड उनके पास है, इतने बड़े बड़े टेंपल्स हैं उनके पास। ये क्रिश्चियंस को क्यों नहीं टारगेट करते? जब इनको पता है कि अगर क्रिश्चियन को टारगेट करेंगे सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स इनके बारे में लिखेंगे। जब मोदी साहब आए थे पावर में 2014 में, ये बीजेपी स्टार्टेड चर्च वैंडलाइजेशन। पहले 2-3 महीने में इन्होंने काफी, दिल्ली में भी चर्च को वैंडलाइज किया इन्होंने। सारा वेस्टर्न मीडिया पीछे पड़ गया मोदी साहब के। इन्होंने चर्च वैंडलाइजेशन बंद कर दी बिकॉज इनका नाम बदनाम हो रहा था। वक्फ लैंड पे कोई केयर नहीं करता, तो मुसलमानों के साथ कुछ भी करो। अरे भाई, आप मुसलमानों को वोट नहीं देते हो, वो आपको वोट नहीं देते हैं, आप उनको सीट नहीं देते हो। आपका सिंगल एमपी पार्लियामेंट में, पूरे पार्लियामेंट में आपके मुसलमान नहीं है। लोकसभा राज्यसभा में आपने एक सीट नहीं दी। 573 सीट की हमारी नेशनल असेंबली है, लोकसभा जिसे कहते हैं हम। आपने एक सीट नहीं दी मुसलमान को। आपने गुजरात असेंबली के इलेक्शन हुई, उसमें एक सीट नहीं दी। आपने दिल्ली की असेंबली इलेक्शन हुई, उसमें एक सीट नहीं दी। ये ऐसी जगहें हैं, दिल्ली गुजरात, जहां पर मोदी साहब अगर एक लैंप पोस्ट को भी खड़ा करें वो लैंप पोस्ट जीत जाएगा। अभी बीजेपी कहते हैं कि जी हम मुसलमान को देंगे वोट, सीट देंगे तो मुसलमान हार जाएगा। जब आप मुसलमानों के साथ आपकी कोई हमदर्दी नहीं है। आप आर्टिकल 370 ले आए हो, हिंदू खुश। आप ट्रिपल तलाक ले आए हो, हिंदू खुश। आपने मंदिर बना लिया अयोध्या में, हिंदू खुश। आपका तो सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है कि हिंदुओं को आपको खुश करना है। ज्यादा से ज्यादा हिंदू तब खुश होंगे जब मुसलमान को तंगी होगी। मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया संजीव मुंशी जी का, तो उन्होंने बात की जफर सुरेशवाला की, जो गुजरात के एक प्रोमिनेंट मुस्लिम बिजनेसमैन हैं, कि उनकी मोदी जी से बड़ी दोस्ती है। वो कहते हैं जी मेरे तो अपनी कम्युनिटी के लोग ही नहीं तैयार
मोदी जी को वोट देने के लिए या बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए। और दूसरा वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने जो स्कॉलरशिप दिए हैं 70% के करीब जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मुसलमानों को मिले हैं। इसी तरह से जो घर बनाए गए खासतौर पे यूपी में, उनका आबादी के प्रोपोर्शन से बढ़ के मुसलमानों को दिए गए। वो 15% हैं, 16% हैं, लेकिन वो 30% के करीब मुसलमानों को दिए गए। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आई डिस्प्यूट दीज फिगर्स ऑफ 15% मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया. Last census in 2021 was delayed because my reading was कि वो कोई 18, 19, 20% दिखा रहा था मुसलमान की पॉपुलेशन. ये घबरा गए गवर्नमेंट वाले कि यार ये दो 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 20 करोड़ 20 से 25 करोड़ मुसलमान दिखाएंगे तो बहुत वो हो जाएगा, हाहाकार बच जाएगा. तो ये 15% पे रखते हैं मुसलमानों की पॉपुलेशन, ऑफिशियल पॉपुलेशन. ऑफिशियल पॉपुलेशन मेरे अंदाजे से, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने सीखा है, वो इससे ज्यादा है. 18, 19 to 20% है. भाई आप फेथ बेस्ड पार्टी हो, आप हिंदुओं की पार्टी हो, सिंपल सी बात है. और इससे आपको ज्वाइन कर लेते हैं इधर उधर, ये कुछ भी आता है, हिंदुओं की पार्टी हो. आपकी सारी वोट्स हिंदुओं से आती है. आप मुसलमान को एक सीट तक नहीं देते हो अपनी पूरी कंटिजेंट में. जहां आपको फायदा होता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत क्रिश्चियन लोग हैं, वहां लोग बीफ बहुत खाते हैं. नॉर्थ ईस्ट में, केरला में तो हिंदू भी खाते हैं बीफ. अमित शाह जी ने जब वहां इलेक्शन होते हैं, वहां जाके कहते हैं हम तुम्हारी डाइट नहीं चेंज करेंगे नॉर्थ ईस्टर्नर्स को, मतलब आपको हम बीफ खाने देंगे, हमको वोट करो. आज सारा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी हो गया है. बट जहां आपको चांस मिलता है अपनी बीजेपी रूल स्टेट्स में, नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, आप बीफ बैन लगा देते हो. Beef ban is not included in the constitution as a fundamental right. It is included in the directive principles of state policy. जो भी चीज कंटेंशियस चीज थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया था. मतलब इसके साथ कुछ करो ना करो, हमें कोई परवाह नहीं पड़ता है. वो उस पर लैच ऑन करके कहते हैं ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हम स्टेट बाय स्टेट बैन कर रहे हैं. इन्होंने पत्नी 20 स्टेट में ये रूल करते हैं, इन्होंने 15 स्टेट में अपना बैन लगा दिया बीफ का. अब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फॉर बीफ और अगेंस्ट बीफ, बट मैं ये कह रहा हूं आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? जब आपको मुसलमान घर पे बुलाता है अपने खाने के लिए, तब तो आपको बहुत बुरा लगता है कि मुसलमान बीफ खा रहा है और उसकी तस्करियों पे आपको खाना पड़ेगा, आप अशुद्ध हो जाओगे. ये रियलिटी है आजकल के इंडिया की भी. ये रियलिटी है. और अगर आपको कोई वेस्टर्न गोरा आदमी बुलाता है, वेस्टर्न आदमी, क्रिश्चियन आदमी, जो भी बीफ खाता है अपने घर में, तब तो आप बड़े ऑनर के साथ जाते हो उसके घर में खाने. तो ये दो डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसीज क्यों कर रहे हो? एंड राइट डिस्क्रिमिनेशन की जो आपको बता दिया कि ठीक है मुसलमानों ने स्पोर्न किया, बट मिलिट्री की बात आप सुन लो. मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे. हमारे ऑपोजिट में एक मेजर खान रहते थे. मैंने एक बार फादर से पूछा कि ये सर्विस करते हैं वॉर में? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करते हैं, ही इज इन सर्विस, ही विल डू सर्विस. अब साचार कमेटी ने ढूंढा कि ओनली 2% ऑफ इंडियन आर्मी इज मुस्लिम. एंड बेसिकली साचार कमेटी ने ये कहा कि रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं बढ़ती मुस्लिम्स की मिलिट्री में. वो मिलिट्री वाले कहते हैं हम तो सेकुलर हैं. मिलिट्री वाले सच कहते हैं कि हमारी रेजिमेंट में जहां पर भी मुसलमान होते हैं एक मस्जिद होता है, और जो कमांडिंग ऑफिसर है रेजिमेंट का वो मस्जिद में जाके प्रेयर करता है. ये तो सच बात हुई. बट मुस्लिम बहुत बहुत अरसों से डिमांड कर रहे हैं एक मुस्लिम रेजिमेंट का. लाइक इन पाकिस्तान हमारी सारी रेजिमेंट्स कास्ट के ऊपर हैं. सिख रेजिमेंट हो गई, जाट रेजिमेंट हो गई, मराठा रेजिमेंट हो गई, गढ़वाल रेजिमेंट हो गई, गोरखा रेजिमेंट हो गई. ये सब कास्ट के बेसिस के ऊपर हैं. कास्ट या एथनिसिटी कह लो आप, जो भी आपको कह. तो एक मुसलमान रेजिमेंट को इनको रेस करने में क्या दिक्कत है?
तो ये हम्म दिक्कत they are not, they feel that the Muslim regiment will not be loyal to India in time of war against Pakistan. हम्म They have full faith in Sikh regiments. हम्म प्राइम मिनिस्टर की जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है हम्म उसमें मुस्लिम्स एंड सिख्स आर नॉट अलाउड. हम्म सिख्स को तो मान लेते हैं, ठीक है, सिख्स ने एक प्राइम मिनिस्टर को मारा हमारे इंदिरा गांधी को. हम्म मुसलमानों ने कितने प्राइम मिनिस्टर को मारा हमारे. हम्म हिंदुओं ने तो हमारे फाउंडर को मार दिया. हम्म तो हिंदुओं को आप डाउट नहीं करते हो, हम्म बट मुसलमान अच्छा. को आप. एंड लेट मी फिनिश दिस पॉइंट. इन द मिलिट्री देयर आर मेनी नॉन कॉम्बैट रोल्स, देयर आर मेनी एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स, मेनी क्लरिकल रोल्स. हम्म आप उसमें क्यों नहीं रखते हो मुसलमानों को. हम्म एंड इनके अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होती है, बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. एंड जो मैंने हम्म पढ़ा है कि मुसलमान जो पशमंदा मुसलमान है हम्म वो ये समझता है कि भैया मेरे को पढ़ाई करके कुछ नौकरी वोकरी तो मिलने वाली है नहीं, हम्म मैं कोई ट्रेड सीख लेता हूँ. हम्म तो आप जो मुसलमान जो कारपेंटर्स देखते हो अक्सर, जो कंस्ट्रक्शन लोग देखते हो आप अक्सर, लॉयर देखते हो आप अक्सर. लॉयर एक स्फीयर है जिसमें मुसलमानों ने बहुत इनरोड किया है हम्म and very successfully in India. There are very rich lawyers in India, all over India, who are Muslim. हमारे बड़े से बड़े लॉयर मुसलमान हैं. बट रिमेंबर, इट इज स्टिल अ ट्रेड, इट इज स्टिल प्राइवेट प्रैक्टिस. हम्म तो मुसलमान जो आम मुसलमान है वो सोचता है कि मेरे को पढ़ाई करने से कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, हम्म एक्सेप्ट फॉर लॉयर्स, राइट, जो पढ़ते हैं. एंड मैं कुछ हुनर सीखूं, कुछ ट्रेड सीखूं, दुकान चलाऊं, हम्म तो वो तभी वो एजुकेशन पे इतने ज्यादा जाते नहीं है. वन ऑफ द रीजंस इज दैट आल्सो दैट द सिस्टम इज सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स इन एम्प्लॉयमेंट हम्म एंड आल्सो इन एजुकेशन, हम्म in housing, not so much in education, in housing. I stand corrected. In housing, बहुत सी जगह हैं जो मुसलमानों को नहीं देती हैं रेंट पे जगह, हम्म कि तुम बीफ खाओगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे. तो देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. इट इज नॉट एज बैड डिस्क्रिमिनेशन एज हिंदूज आर फेसिंग इन पाकिस्तान. आई विल एडमिट दैट मच. बट ये कहना कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और ये तो स्टैटिस्टिक्स, तो गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स है. हमने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स इतनी दे दी, 30%. योगी आदित्यनाथ, आजकल इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि तो मोदी साहब हैं पावर पे. मोदी साहब तो अपने अपने वर्ल्ड वाइड इमेज का बहुत उनको फिक्र रहती है. अगर अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप समझ लो क्या हालत होगी. और अगर योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है. आपने मुसलमानों के हवाले से बात की कि बीजेपी जो है टिकट नहीं देती. कुछ लीडर्स जो हैं, सिकंदर बख्त, शाहनवाज, मुख्तार नकवी, एमजे अकबर जो है वो मिनिस्टर भी रहे. फिर शाजिया इल्मी हैं, काफी एक्टिव हैं वो बीजेपी के साथ. और आरिफ मोहम्मद खान हैं जो गवर्नर हैं अभी बिहार के. उससे पहले वो केरला के गवर्नर थे. तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, बात ऐसी है, सिकंदर भक्त तो गुजर गए. आई थिंक शाहनवाज, आई थिंक ही इज अ मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार. मुख्तार नकवी भी थे ना? मुख्तार नकवी थे माइनॉरिटीज मिनिस्टर. अब उनको हटा दिया गया. आई थिंक ही इज नो लॉन्गर इन द कैबिनेट और इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एमजे अकबर वाज अ स्टेट मिनिस्टर, जूनियर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स. जी फॉर फॉरेन अफेयर्स. उनको हटा दिया गया सेक्सुअल हरासमेंट के केस में. जी. आरिफ मोहम्मद खान तो सदियों से एंटी उलेमा की बातें करते आए हैं. शाहबानू केस में ही रिजाइंड. आरिफ मोहम्मद खान ने उलमा की मुखालफत की शाहबानो केस में, तो क्या उन्होंने गलत किया? भाई ठीक किया कि गलत किया, कल करी तो सही उन्होंने उलेमा का क्रिटिसिज्म.
हाँ, राइट। अब वो उनकी ट्रेडिशन ये रही है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं मुस्लिम्स को, ट्रेडिशनल मुस्लिम्स को वो क्रिटिसाइज करते हैं। जी। वो बीजेपी को पसंद है। हम्म, जफर सुरेशवाला ने बहुत कोशिश करी मोदी साहब की चीफ मिनिस्टरशिप को उनकी जो शीन थी, इंग्लिश में वर्ड है शीन, टू रिस्टोर द शीन ऑफ मोदीज लीडरशिप इन गुजरात। जफर सुरेशवाला हैज बीन की टू दिस, बट जफर सुरेशवाला को बहुत इच्छा थी मिनिस्ट्री मिल जाए। उसको मोदी साहब ने मिनिस्ट्री दी नहीं, इतने साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं मोदी साहब को। अब जफर सुरेशवाला भी ज्यादा बोलता नहीं है मोदी साहब के फॉर, ही इज द आई थिंक अ डिजेक्टेड मैन। तो शाजी आलमी भी कमी आती है। वो शाजी आलमी तो आम आदमी पार्टी में थी, मौलाना आजाद थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 5-6 साल, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर इन गांधी इनर सर्कल। तो जिन्ना साहब उनको ये कहते थे कि ही वाज अ टोकन बॉय ऑफ द कांग्रेस, शो बॉय ऑफ द कांग्रेस। तो बल्कि मौलाना आजाद जो हैं सुनील जी, ही वाज ट्वाइस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, एक दफा 20s में और दूसरी दफा 30s में बने थे और मिड 40s तक वो रहे। in the 40s, जी twice in the 40s, all during the war period, for 5 years he was president. जी। तो ये जो टोकनिज्म्स इंडल्ज करती है बीजेपी, why don't they solve the real problems of Muslim people? Why don't they give representation to, we are a democracy. Everything in a democracy happens through voting. जब आपका रिप्रेजेंटेटिव जाता है नेशनल असेंबली में, सेनेट में, पार्लियामेंट में, तो ही इज आंसरेबल टू द पीपल इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है। दैट इज द नेचुरल टू एंड फ्रो ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इट डजंट मैटर। आप इनको राज्यसभा एमपी देकर एमजे अकबर को या किसी को, मुख्तार नकवी को, why don't you give them elected seats 15% of your quota, जो आप 15% पॉपुलेशन कहते हो, 15% of your quota seats should be given to Muslim people. आप 15% मत दो, आप 10% दे दो, आप तो 0% दे रहे हो। अच्छा सुनील जी, वो ये कहते हैं जी कि मुसलमान जो हैं वो हमारी तरफ आते ही नहीं हैं, तो हम क्या करें? अगर कोई आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं। जी, आपने दरवाजा बंद कर रखा है अपने घर का, ताला चाबी लगा दी अपने घर के ऊपर, आप किसी को घुसने नहीं देते हो अपने घर में, और आप कहते हो हमारी पार्टी में कोई आता नहीं है। जब अब मुस्लिम पीपल, मुसलमान इलेक्ट होगा लोकसभा में, तो वो तो हिंदू के वोट के बेसिस पे इलेक्ट होगा। तो ही इज आंसरेबल टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब ये एक प्रूवन फैक्ट है कि मोदी साहब जिसको भी टिकट दे रहे हैं वो जीत जाएगा, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुसलमान जीत जाएगा। मुस्लिम वोट करेंगे बीजेपी एमपी और एमएलए को, बट आप जब देते नहीं हो सीट्स, तो आपको बेसिकली यू आर अ फेथ बेस्ड पार्टी, आप रिलीजियस बेस्ड पार्टी हो, आपकी वोट बैंक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की वोट बैंक है व्हाइट क्रिश्चियन पीपल इन अमेरिका, उसका वो वोट बैंक है। उसको तरस आता है साउथ अफ्रीकन व्हाइट फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, वो सैंक्शन लगा देता है साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि व्हाइट के साथ क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका में। हिज वोट बैंक इज व्हाइट नेशनलिस्ट, व्हाइट क्रिश्चियन पीपल। वो वैसे बात करता है, वैसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। लेकिन सुनील जी, उसका सन इन लॉ जो है वो जूइश है, बहुत से यहूदियों ने उसको वोट दिया और बहुत सारे मुसलमानों ने उसको वोट दिया। नहीं, किसी ने कुछ वोट नहीं दिया है। बेसिकली सन इन लॉ जूइश हो गई, उसकी बेटी है, वो अमेरिकन है, वो जूइश आदमी से प्रेम करने लगे, वो तो क्या करेगा, वो कहेगा नहीं शादी कर। दैट इज नॉट, इंडिया तो है नहीं। फरूक अब्दुल्ला की भी का भी दामाद सचिन पायलट था।
तो ये टोकनिज्म की बात नहीं है। जो रूलर है उसकी आप एक्शंस से उसको जज करो। अब मुसलमान ईद के टाइम पे अगर सड़क पे नमाज पढ़ा है तो उसको डंडा लगाती है पुलिस। पुलिस किसके हाथ में है दिल्ली में? अमित शाह के हाथ में है। अमित शाह कट्टर हिंदू है। भैया आप उनको प्यार से कह सकते हो, उनके थपथपा सकते हो हाथ से कि सड़क से हट जा। तुम डंडा क्यों मार रहे हो उनको? तो वो हिंदुओं को बड़ा अच्छा लगता है, देखो कैसे इन्होंने ट्रीट किया मुसलमानों को। इन्होंने मुसलमानों को अपना सही दे हैव शोन देम देयर ट्रू वैल्यू कि भाई नमाज सड़क पे नहीं पढ़ना। हिंदुओं को बहुत चिढ़ मचती है। अच्छा, नमाज सड़क पे पढ़ना गलत बात है, बट वो चीज प्यार से भी रोकी जा सकती है। वो बॉम्ब बॉम्ब तो बना नहीं रहा है वहां पर नमाज पढ़ के। तो जब आपकी पूरी वोटिंग, आपका बेस हिंदू नेशनलिस्ट बेस है, यू आर कॉल्ड हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी इन द वेस्ट। Every publication in the West calls the BJP Hindu Nationalist Party. The reform within Muslim community should come from within the Muslim community. और अगर वो नहीं आती फिर क्या करें? It will come. You let it come. नहीं, जैसे जैसे सुनील जी ट्रिपल तलाक पे आप देखिए या शाहबानो केस पे देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रवैया था? भाई इक्के दुक्के केस हो गए, पर टेम्पल कैसे छल कपट में बना है। आर्टिकल 370 कैसे रिवोक किया गया है। वक्त बिल कैसे लाया गया है। भाई आप जब रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है मुसलमान के, जो आपको वोट ही नहीं देते, वो ना आप उनकी वोट मांगते हो, तो फिर आप कहते हो भारत सरकार है। यू आर नॉट भारत सरकार, यू आर हिंदुओं की सरकार। उसमें आप वोट मांगते हो, उसमें आप वोट जीतते हो सारे इलेक्शंस। अभी एक HD देवी गौड़ा है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। He has become very close to Modi साहब। He is from Karnataka. His party is called Janata Dal Secular. Janata Dal Secular in parenthesis. अब वो कहता है डिबेट में, वक्फ अमेंडमेंट बिल में राज्यसभा में, वो कहता है मैंने सारे इस्म छोड़ दिए हैं, इंक्लूडिंग सेकुलरिज्म, including fundamentalism, including communism. Secularism is enshrined in the preamble to our constitution. It is a fundamental right of every Indian to preach, practice, and proselytize their religion. It is a fundamental right. And India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We are a secular republic in the preamble. And socialist also. Socialist also. अच्छा, इंदिरा गांधी ने दोनों क्लॉज डाले, सोशलिस्ट और सेकुलर, 1975 में। जब हम एक सेकुलर बाय डेफिनेशन, हमारी रीजन फॉर एग्जिस्टेंस इज सेकुलरिज्म, फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैंने सेकुलरिज्म को अबैंडन कर दिया। He has sworn an oath to the Indian Constitution while as Prime Minister and as Rajya Sabha MP. He'll affirm true faith and allegiance to the Indian Constitution. And he is denigrating the Indian Constitution and saying I've discarded secularism. आपने बात की मुस्लिम लीग की, वो भी कहती थी कि जी ये मौलाना आजाद को जो इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है, इतना प्रोमिनेंट रोल दिया है, ये टोकनिज्म है। Was मुस्लिम लीग justified in that? जिन्ना साहब जो कहते थे उनको डिनिग्रेट करते थे कि जी ये तो शो बॉय हैं। भाई not totally justified. मौलाना आजाद was a very learned man. उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी कि बंगाल विल सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने ये प्रेडिक्शन ये भी करी थी, ये आप इंटरनेट में ढूंढ लो, कि मुसलमानों का हिंदू इंडिया में क्या होगा कि सारे उनके या तो कत्लेआम होगा या सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुसलमानों की जो पैदाइशी है, की जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो आप जानते हैं क्या थी, 3 करोड़ 3.5 करोड़ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आज 20 करोड़ पे पहुंची हुई है जी। तो मौलाना आजाद was wrong also, but Jinnah was also not wrong.
भाई आप इंडिया को, करंट इंडिया को वैसे देखो, बिकॉज वी हैव 20 करोड़ मुस्लिम्स एंड हाउ द हिंदूज आर डीलिंग विद मुस्लिम्स इन इंडिया टुडे. अगर और मुसलमान होते, मुस्लिम तभी मेजोरिटी में होते, मे बी दे वुड नॉट हैव बीन सो हैम हैंडेड इन द अप्रोच एज दे आर बीइंग हैम हैंडेड. भाई आप दो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में डालना चाह रहे हो, सारे के सारे वक्फ बोर्ड में, स्टेट अच्छा, वक्फ बोर्ड. वक्फ बोर्ड की हम बाद में बात करते हैं. ये बताइएगा कि जिन्ना साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ना बना तो इंडिया में सारे मुसलमान अनाइलेट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, इस्लाम भी अनाइलेट हो जाएगा. तो ये जो अप्रोच थी, इसको कैसे देखते हैं आप? ये गलत अप्रोच है, बिकॉज 1/3 मुसलमान इंडिया में रह गए और ना मुसलमान एनाइलेट हुआ इंडिया में, प्रॉस्पर नहीं हुआ, बट नंबर जरूर बढ़े हैं, प्रॉस्पर हुए हैं. सिर्फ अशरफिया मुसलमान प्रॉस्पर नहीं हुए हैं, बट स्टिल मुस्लिम्स आर द पुअरेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया. हमें इक्के दुक्के 100, 10, 1000, 2000, 5 लाख लोगों के सिप्ला कंपनी है और विप्रो कंपनी है और बिलियनर्स है 4-5 मुसलमान, उसको लेकर डॉलर बिलियनर्स को उसका एग्जांपल ही देना है, देखना है. हमने पूरी So are Hindus responsible for the backwardness of Indian Muslims? पार्टली यस, दिस डिस्क्रिमिनेशन. मेरा एक दोस्त कहता है, वो केरला स्टेट से हिंदू है, कहता है मुसलमान लाइक टू लिव इन क्लस्टर्स. व्हाई शुड मुसलमान लाइक टू लिव इन क्लस्टर्स? मेरी कॉलोनी में तो सारे मुसलमान अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, बट जो हमारे निजामुद्दीन औलिया में एक मुस्लिम घेटो बना हुआ है, अहमदाबाद में सबसे बड़ा घेटो है मुस्लिम घेटो जुहापुरा. जुहापुरा जी. उसमें ना लाइट आती है, ना स्ट्रीट लाइट आती है, ना सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं. स्ट्रीट लाइट सैनिटेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी तो हिंदुओं के हाथ में है. क्यों नहीं तुम भेजते हो सैनिटेशन वर्कर्स वहां पर? एंड सारे मुसलमान डोंट वांट टू लिव इन गेटोस. lot of Muslims want to live in nice neighborhoods, right? Lot of Muslims live in ghettos because there is safety in numbers. जब riots होते हैं, they can protect themselves better. तो ये कहना कि हिंदूज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये मुस्लिम घेटोस जो सारे देश में हमारे हैं, इसकी क्यों इंप्रूवमेंट करी जाती है? अच्छा सुनील जी, मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था रवि गुप्ता जी, ही इज अ फाइनेंस एक्सपर्ट. तो वो भी हैरान थे कि मुसलमान जो हैं कारपोरेट सेक्टर की तरफ नहीं आते, और ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह नहीं है. इवन जो मुस्लिम कंपनीज हैं उनमें भी फाइनेंशियल हेड्स जो हैं, इकोनॉमिक्स को जो देखते हैं, फाइनेंसेस को जो देखते हैं, वो हिंदू होते हैं, नॉन मुस्लिम्स होते हैं. और उन्होंने गेटवाइजेशन की भी बात की कि वो मुसलमान जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, they also love to live in ghettos. वो अपने उन ghettos को छोड़ते नहीं हैं. और जहां तक राइट्स की बात की आपने, शाहिद सिद्दीकी एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, मुसलमान जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी राइट्स हुए हैं मैंने तकरीबन सब कवर किए हैं, और इनवेरिएबली जो स्टार्ट है वो मुसलमानों की तरफ से होता है. ये अलग बात के मुसलमान ही फिर ज्यादा सफर भी करते हैं. इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आई डोंट एग्री. अब जितनी भी लॉ फर्म्स हैं दिल्ली में, मुसलमान उसमें उसकी लीडरशिप है, वो मुसलमानों को काफी हायर करते हैं. मेरे खुदा नेबरहुड में बहुत लॉ फर्म्स हैं. नहीं, वो फाइनेंस की बात कर रहे थे, फाइनेंस की बात कर रहे थे. वो फाइनेंस की हो सकता है, विप्रो, सिप्ला, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कि मुसलमानों को इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली है. क्योंकि इंडिया में फाइनेंस में घुसना, you have to have an MBA degree from a very good school, college. उसका बड़ा सख्त एग्जाम होता है, कैट करके नाम होता है एग्जाम का, कॉमन एडमिशन टेस्ट. तो बहुत से मुसलमान नहीं पढ़ पाते हैं उस लेवल तक. अब एक स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में एक मुसलमान था दाढ़ी वाला. ये मैंने तो 15 साल पहले उसका इंटरव्यू सुना था. वो सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अकेला मुसलमान था. कहता जब when I showed up, all the Hindus looked at me very strangely.
नाउ दे हैव एक्सेप्टेड मी, बट शुरू में दे लुक ये कौन आ गया। हमारे हिंदुओं का सिर्फ ये चीज है, हम क्योंकि कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम थोड़े ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं आपके मुसलमानों की जगह। जैसे आपके वो क्रिकेट टीम का कैप्टन है, क्या नाम है उसका, रिजवान। रिजवान। वो तो कहता है हिंदुओं को मैं हायर ही नहीं करूंगा क्रिकेट टीम में। जब तक इसको कन्वर्ट नहीं करोगे आप क्रिकेट में हिंदू प्लेयर को, तो हिंदू खेल ही नहीं सकता क्रिकेट टीम में। हमारे यहाँ ये हालत, ऐसी हालत नहीं है। हमारे यहाँ विराट कोहली एक मुसलमान मोहम्मद शामी की मां के पांव छू सकता है। अगर एक हिंदू प्लेयर, अगर एक मुसलमान प्लेयर एक हिंदू औरत के पांव छू ले पाकिस्तान में, तो हाहाकार में जाएगा। सेम थिंग जो इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, अभी शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, उसने एक जहीर से शादी करी है। वो जहीर ने होली नहीं खेली इस बारी अपेरेंटली, तो काफी ट्रोलिंग हुई उसके ऊपर। और अक्सर मुसलमान होली खेलते हैं। एंड जहीर, जो सलमान खान ने ईद की पार्टी फेंकी, इफ्तार पार्टी, उसमें सोनाक्षी सिन्हा गई है जहीर के साथ। तो ये गलत फहमी है, ये जो राइट शुरू होने की, कि चिंगारी मुसलमान लगाते हैं। बहुत बहुत भयंकर राइट्स हुए हैं, गुजरात में भी हुए हैं। गुजरात में तो हमेशा से होते आए हैं, 1969 से होते आए हैं। किसने चिंगारी लगाई ये किसी को पता नहीं है, किसने चिंगारी लगाई। अब आप एक सिंपल सी बात कर लो कि सिख कहते हैं कि भैया हमारे अगेंस्ट राइट्स हुए, बट सिखों ने भी हजारों की तादाद में हिंदुओं को मारा उससे पहले पंजाब में। अब गुजर राइट्स की बात कर लो, 59 पैसेंजर्स हिंदूज वो बर्न्ड अलाइव बाय मुस्लिम मॉब। दिस इज इंडिस्प्यूटेबल, इसमें कोई शक नहीं है। तो लॉ सेज कि जिन्होंने आग लगाई है आप उनको पकड़ो, उनको सजा मौत दो। आपने कत्लेआम शुरू कर दिया। ये कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि मुसलमान अपने घरों में बड़े बड़े चाकू और छुरी रखते हैं, जिससे ये अपनी बकर ईद को सेलिब्रेट करते हैं। एंड उन्होंने अपने घरों में सारे तलवार और बारूद और गन्स रखे हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये चीज गलत है कि जो प्रॉस्परस मुस्लिम हैं, they do, many of them want to stay in Hindu neighborhoods. I live in such a Hindu neighborhood जहाँ पर बहुत मुसलमान हैं। अभी मेरे घर के पास एक नेबरहुड है, मुसलमान ने उसने कब्जा कर रखा है लैंड पे। उसने वो लैंड 40 करोड़ की बेची है। 40 करोड़ की बेच दी है या बेचनी है? बेच दी है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कहना कि मुसलमान, अगर हमारे घर के ऑपोजिट खान साहब हैं, अगर कोई राइट होगा तो हम सबसे पहले आएंगे उनके घर को बचाने। तो ये गेटोवाइजेशन, थोड़े बहुत मुसलमान जरूर होंगे जो प्रॉस्परस हैं, जो मुसलमान इलाके में रहना चाहते हैं, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं who want to move to nice area, clean area, जहाँ पर सैनिटेशन हो, जहाँ पर क्लीनिंग हो, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स काम करें, जहाँ पर पानी आए, जहाँ पर बिजली आए, जब हर तरीके की सुविधाएं आए। और अगर वो घेटों में रह भी रहे हैं, तो जो अहमदाबाद में सबसे बड़ा घेटो है जो गोदर राइट्स के बाद फैला और फला है। तो उसमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, उसमें सैनिटेशन ही नहीं है। ये सैनिटेशन और स्ट्रीट लाइट देने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? म्युनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। म्युनिसिपैलिटी में कौन घुसे हुए हैं? सारे हिंदू घुसे हुए हैं। वो कहते हैं मुसलमान जैसे रहते हैं, इनको तो गंदे हैं, एक गंदे लोग हैं। जैसे आप मुसलमान अपने आप को पाक समझते हैं पाकिस्तान में, और हिंदू क्रिश्चियन को खाने के लिए पीने के लिए सेपरेट यूटेंसिल्स होते हैं रेस्टोरेंट में। तो मैंने अपने एक मुसलमान ब्रदर से पूछा, पाकिस्तानी ब्रदर से, कि आप ऐसा क्यों करते हो हिंदू मुस्लिम के साथ, हिंदू क्रिश्चियन के साथ? तो उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन जो लोग हैं गंदा काम करते हैं,
सफाई का काम करते हैं, तभी उनके लिए सेपरेट यूटेंसिल, ग्लास सेपरेट, सब कुछ सेपरेट होता है। तो आप अपने आप को मुसलमान प्योर समझते हो पाकिस्तान में, और हिंदू और क्रिश्चियन को गंदा समझते हो, डर्टी। हिंदू का भी यही हाल है इंडिया में, हम मेजोरिटी हैं। हम अपने आप को बहुत स्वच्छ समझते हैं, बहुत साफ समझते हैं, और हिंदू मुसलमान को हम कह देते हैं तो डर्टी लोग हैं, दे लिव इन डर्टी वेज, इनके रेस्टोरेंट्स गंदे होते हैं, ये सफाई नहीं करते रेस्टोरेंट में, हम नहीं खाना खाना जाएंगे। मेरे अंकल है 96 ईयर ओल्ड अंकल, 97 ईयर ओल्ड अंकल मेरे नेबर है। हम बहुत दिनों से डिबेट कर रहे हैं कि पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद में करीम्स का रेस्टोरेंट है, वहां खाना खाना जाएं, बट मेरे अंकल हमेशा मना कर देते हैं। क्यों? ही इज क्रिश्चियन, ही इज हिंदू कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन। उनकी गंदगी बहुत होती है, सफाई नहीं रखते मुसलमान रेस्टोरेंट में। तो मैं ये कहना, ये जो गलत फहमियां फैलाते हैं लोग, अपने आप को तो देखते नहीं है उसमें। भाई 60 लोग मर गए गोधरा ट्रेन बर्निंग में, 2000 लोग को मार दिया, आपने लेसन सिखा दिया। औरंगजेब ने बतेरे लेसन सिखा दिए थे हिंदुओं को, बतेरे उनके ब्राह्मणों को मारा, बतेरे उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। आज क्या नाम है औरंगजेब का इंडिया में? आप औरंगजेब के टाइम को क्यों रिविजिट कर रहे हो? जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे, अभी भी माने जाते हैं फादर ऑफ नेशन, जिसको अभी बीजेपी वाले गलत चीज बोलते हैं, उनको सेक्स क्रेज आदमी बोलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है अपनी सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में। ही इज द फाउंडर एंड फादर ऑफ आवर कंट्री। प्रधानमंत्री मोदी, he lays flowers at his statue in his office every day before he starts work. तो हमारी जो फाउंडेशन है, it has been laid by one man and nobody else. And that man gave his life for Muslim people. आप उसने आपको इंडिपेंडेंस दिला दी। आपकी तो आरएसएस ने तो कुछ नहीं किया था इंडिपेंडेंस के लिए। सावरकर ने बहुत कुछ किया, फिर वो रिकैंट हो गया। सारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सब कुछ किया महात्मा गांधी ने। लाठियां खाई, जेल करी आई, जो कुछ किया, मार काट हुआ, महात्मा गांधी ने सहा। टू मेक इंडिया सेक्युलर रिपब्लिक, ही प्रॉमिस जिन्ना विल मेक इंडिया सेक्युलर रिपब्लिक। जिन्ना नहीं माना। अच्छा, नहीं माना तो चले गया, बट हमारा देश इज अ सेक्युलर रिपब्लिक। ये लोग, दे आर इंटेंट ऑन मेकिंग इट, नॉट इंटेंट ऑन मेकिंग इट, दे हैव मेड इट अ हिंदू राष्ट्र। वी डोंट वांट टू लिव इन अ हिंदू राष्ट्र। और मैं कल चिकन खा रहा था अपने रेस्टोरेंट में, तो मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरे कजन से, तो वो कहती तो नवरात्रे हो रही है, तो चिकन खा रहा है। तो मैंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं नवरात्रे हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे घर में कोई पाबंदी नहीं है कब खाने की। तुम्हारा मन करे तो हमें नवरात्र ऑब्जर्व कराओ, तुम हमें कुंभ मेला में ले जाओ, तुम हमें मैं कुंभ मेला में नहीं गया। मेरी एक दोस्त जा रही थी, कहती चल, मैं कहता मैं नहीं जाता भैया, मैं तो मेगा रिटर्न आती हूँ, मेरे को बहुत भीड़ से घबराहट होती है, और इतनी पोल्यूशन, इतनी गंदगी, मैं तो नहीं जाता भैया कुंभ मेला में। तुम खुशी से मनाओ, मैं तो नहीं रोक रहा आपको, बट वाई फोर्सिंग कुंभ मेला ऑन मी? Why you forcing नवरात्रे on me? Why you forcing? हिंदुओं का तो हर तीसरे दिन कोई फेस्टिवल आ जाता है। ये मंगलवार को नहीं खाएंगे मीट, ये शनिवार को नहीं खाएंगे मीट। अरे तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, तुम दूसरों को क्यों रोक रहे हो? Are we any less Hindus? यूएस में बहुत हिंदूज बीफ खाते हैं, but they are very strong Hindus. Hinduism doesn't even stop you from eating beef. It stops you. But if you eat beef, it does not say you are not a Hindu anymore. You can eat as much beef as you want and go to a temple as much as you want. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कंट्री है,
जैसे एर्दोगान टर्की को ब्यूटीफुल कंट्री को इस्लामिस्ट बनाना है, वैसे मोदी साहब हमारी ब्यूटीफुल कंट्री को हिंदू बना रहे हैं। और जब इनकी तनकीद की जाती है तब इन्हें बुरा लग जाता है। एक तो आपने बात की गोधरा और गुजरात राइट्स की, तो वहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी तो उसने तो एग्जोनरेट किया मोदी जी को, और दूसरा जो है अब मोदी जी को 10 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक वो इंडिया का नाम चेंज करके वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया से हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं करा सके, तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया इंडिया? भारत यूज करते हैं वर्ड, बहुत भारत यूज करते हैं, भारत माता की जय। भारत माता तो खैर पहले से है ना। नहीं, द पॉपुलर सेइंग इज नॉट भारत माता की जय, द पॉपुलर सेइंग इज जय हिंद। जो सेक्युलर हमारे कांग्रेस के लीडर्स और भी लीडर जो आए हैं, इंक्लूडिंग देवेगौड़ा, दे हैव नॉट यूज्ड भारत माता की जय, दे हैव सेड जय हिंद। ये जय हिंद बोलते नहीं है, ये वंदे मातरम बोलते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। मुसलमान क्या अब भी वंदे मातरम की अपोजिशन करते हैं? क्योंकि हमें तो टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ाया जाता है जी, वंदे मातरम जो था वो पॉलीथिस्टिक सॉन्ग था, इन मुशरकाना एक नगमा था, और उसको मुसलमानों के लिए उसको गाना जो है ना वो मना है। अगरचे फिर बाद में पार्टीशन के बाद एक मुस्लिम लीगी लीडर ने भी कहा कि जी इसमें कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। तो आजकल मुसलमानों का रवैया क्या है, और इस हवाले से अवैसी जैसे जो लीडर्स हैं वो क्या कहते हैं? भाई बेसिकली वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, उन्होंने स्टडी की, जो पहले दो वर्सेस हैं वंदे मातरम के, दे आर सेक्युलर, दे आर नॉट अलूडिंग टू एनी गॉडेस। जो वर्सेस आते हैं दे आर अलूडिंग टू अ गॉडेस। मुसलमानों को वो ऑब्जेक्शन है। तो जो हिंदू भाइयों ने कहा मुसलमानों को कि आप पहले दो वर्सेस ही गा लो, उसमें तो कोई गॉडेस का जिक्र नहीं है कहीं पर भी, बट मुसलमान नहीं मानते हैं। भाई वंदे मातरम इज द क्राई ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। भाई फ्रीडम में ज्यादा हिंदू लड़े, मुसलमान कम लड़े हैं। पाकिस्तान आपने इंडिया से कार्व आउट किया है, पाकिस्तान आपने इंडिपेंडेंट नहीं बनवाया है। इंडिया इंडिपेंडेंट हुई है एंड देन यू हैव कार्व्ड आउट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का एक भी लीडर जेल नहीं गया है इंडिपेंडेंस के लिए। कांग्रेस के बतेरे लीडर, सारी की सारी कांग्रेस जेल में बैठी हुई थी। तो वंदे मातरम इज द क्राई ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। इन बातों में, थोड़ी बातों में मुसलमान बहुत हट्टे हो जाते हैं। भाई आर्मी में आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? अगर आर्मी वाले आपको कॉम्बैट रोल में नहीं रखते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल लो। आपने लीगल प्रोफेशन को तोड़ दिया है, यू हैव ब्रोकन द ग्लास सीलिंग इन लीगल प्रोफेशन। व्हाई डोंट यू स्टडी हार्ड फॉर कैट एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, IIM एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम्स। दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत फैला हुआ स्कूल है इंडिया में, वो सारे बच्चों को अपना ट्रेन कराता है इन एग्जाम्स को पढ़ने के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहुत से मुसलमान लोग जो औलिया में रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया में, उसके खेतों में अपने बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। लड़कियां जो जाती हैं हिजाब पहन के जाती हैं, सलवार कमीज, मुसलमानी लड़कियां सलवार कमीज और हिजाब पहन के जाती हैं पढ़ने। दिल्ली पब्लिक स्कूल को कोई इतराज नहीं है। हिजाब भी उनका हरे रंग का होता है। हिजाब, हिजाब हिजाब और वो दिल्ली पब्लिक स्कूल का रंग ही हरा रंग है। उनका सारे बच्चों का कोट ही हरा रंग का कोट है। तो मेरा ये कहना मतलब है, मेरा कजन है जो वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है। एक दिन हंस के बता रहा था, कहता मैं गया स्कूल वापस, अरे यार वहां तो 80% स्टूडेंट मुसलमान हो गए हैं। वो बहुत गलत आंकड़े दे रहा है। उसको काफी मुसलमान दिख गए होंगे, उसने उसको 80% कह दिया है। जैसे 30% हाउसिंग इन्होंने यूपी में कह दिया, हमने मुसलमानों को दे दिया। तो आंकड़े रिलीज तो करो हाउस बाय हाउस।
जो तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप कहते हैं, हमने इतनी दे दी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, तुम स्कॉलर बाय स्कॉलर रिलीज तो करो, तुम सेंसस को प्रॉपर्ली तो करो। तो जो क्वेश्चन इज द बिगनिंग ऑफ दिस डिबेट, आर मुस्लिम्स ऑप्रेस्ड इन इंडिया? अब मैं कैसे आपको कहूं कि वैसे मुस्लिम्स आर ट्रूली ऑप्रेस्ड इन इंडिया, because all the developments that are happening are anti-Muslim. The reform should come from within the Muslim community. It should not be forced down on Muslim community. इसका अगर आप कंपैरिजन करें हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं, क्योंकि जोगिंदर नाथ मंडल जो पहले लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने 1950 में रेजिग्नेशन दे दिया था और उस रेजिग्नेशन में लिखा कि 10,000 हिंदू मारे गए हैं ईस्ट पाकिस्तान में और मैं फेडरल मिनिस्टर होते हुए भी कुछ ना कर सका। सो ही लेफ्ट इन डिस्पेयर। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आइदर दे विल बी लिक्विडेटेड और कन्वर्टेड। तो दोनों इन कम्युनिटीज का कैसे आप कंपैरिजन करते हैं ब्रीफली बिफोर वी क्लोज द शो? या ब्रीफली तो वही है जो हिंदुओं की हालत है बांग्लादेश में एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान में। मुझे सिलिकॉन वैली में एक बांग्लादेशी प्रोफेसर मिला। ही वाज मैरिड टू अ जापानीज वुमन। वो कहता हमारी लैंड सिक्योर नहीं है, हमारी औरतें सिक्योर नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है बांग्लादेश में। He was a Hindu. He was a Hindu. He was a very strong Hindu. पाकिस्तान के तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आपके 10% थे या 15% थे वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू, अब आपके 1% या 2% रह गए हैं हिंदू, 1% रह गए हैं। तो जो कट्टरपंथी मुसलमान दिखा सकते हैं वो हिंदू नहीं दिखाता। दैट मच आई एग्री विद यू। एंड अच्छा इसमें बहुत सारे लोग ये डिस्प्यूट करेंगे कि हिंदू जो थे यानी 48 में पार्टीशन के बाद 10% थे या 12% थे वेस्ट पाकिस्तान में। डेफिनेटली दे वर मोर इन ईस्ट पाकिस्तान। और 51 का जो सेंसस था उस वक्त मेरा ख्याल है वो 22-23% थे, आज वो 7-8% पे आ गए हैं। That is in East Pakistan. That is in East Pakistan. In West Pakistan also, if you take 51 census, there were many more Hindus percentage-wise than they are today. सुनील जी, हमारे एक एमएनए, प्रोमिनेंट एमएनए हैं हिंदू, उन्होंने 2014 में कहा था कि 5,000 हिंदू हर साल जो है पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जा रहे हैं और किसी ने उनको डिस्प्यूट नहीं किया। मैं आपको ये कह रहा था जो कट्टरपंथी मुसलमान दिखाते हैं जहां पर वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं, और जो हटपंथी वो दिखाते हैं जहां वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, वो तो सारी दुनिया देख रही है। द पॉइंट इज वी आर नॉट सपोज टू फॉलो countries like Pakistan and Bangladesh and India. Our ideal is Western civilization. हमारे लोग ape the West. They want all the liberal ideals of the West to permeate in India. Our ideal is France, which is a secular country, truly secular country. हम अपने आप को, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है I will make India an advanced country by 2047. Advanced country is not only advanced in prosperity, in material things, even in mindset. In mindset, he's taking us back to Pakistan. He's making India Hindu Pakistan. Our mindset is enlightenment and renaissance. Science and technology, religion is a private affair of men, as Jinnah said. You can go to any church, any masjid, any temple, that is a private affair. The state has nothing to do with it. That is our ideal. जिन्ना साहब की बहुत तनकीद हुई स्टेटमेंट अगस्त 11, 1947 उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, आपके मुसलमान के पीछे पड़ गए, उन्होंने उसके बाद ये स्टेटमेंट कोई दी नहीं, समथिंग like this statement. जी, our ideal is Gandhi's India. Our ideal is not Modi's India and not Amit Shah's India and not Yogi Adityanath's India. Unfortunately, we are creeping towards that ideal because Hindus have the votes in India. And they are able to do what they want to do with the voting pattern. And there are very few people left who have the power to stop discriminatory laws like Waqf. आप दो हिंदुओं को क्यों वक्फ बोर्ड में डालना चाह रहे हो?
आप हिंदू टेम्पल ट्रस्ट में क्यों नहीं डालते मुसलमानों को, दो मुसलमानों को? आप क्रिश्चियन बोर्ड में क्यों नहीं डालते हो मुसलमान हिंदुओं को? आप सिर्फ मुसलमानों को क्यों सिंगल आउट कर रहे हो? करप्शन क्या हिंदू हिंदू टेम्पल ट्रस्ट में नहीं होती है? लैंड क्या इस्लाम चर्चेज ने इतनी लैंड लेके घेरी हुई है, क्या चर्चेज लैंड मिसयूज नहीं कर रहे हैं? आप चर्चेज को भी नहीं रिफॉर्म करते हो क्योंकि आउटक्राई आ जाएगा वेस्ट से। आपके जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपील करेंगे वेस्ट को। वो जो बेचारे मुसलमान हैं हिंदू इंडिया में, दे हैव नोबडी टू अपील टू, नोबडी लिसन्स टू पाकिस्तान and nobody listens to Muslims in the West anymore. The West is more anti-Musliman than India is anti-Musliman. तो मुसलमान के साथ तुम जो कुछ भी कहो। मेरे कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में बहुत सालों से एक राजमोहन गांधी हैं, ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी। He has been teaching there for decades. वो मुझे मिले जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से। तो जब इन्होंने कुछ चर्चेस को जलाया हिंदुओं ने, 1998 की बात थी, तो उनके साथ मेरा लंच हुआ, प्राइवेट लंच। तो उन्होंने कहा देखो कितने बेवकूफ हैं ये लोग, ये चर्चों को जला रहे हैं। तब इनकी तनकीद हो रही है, तब इनकी तनकीद हो रही है। ये राजमोहन गांधी ने मुझे कहा है, कहता मुसलमान को करें जो कुछ करना है, कोई तनकीद नहीं होगी इनकी। जब मुसलमान को करते हैं तो कोई तनकीद इनके अगेंस्ट नहीं बोलता है। और ये कितने बेवकूफ हैं, चर्चों को जला रहे हैं। तो मुसलमान इज एन ऑर्फन टुडे इन द वर्ल्ड, बट मुसलमान शुड नॉट लिव इन विक्टिम कॉम्प्लेक्स दैट आई एम एन ऑर्फन एंड सो मैं टेररिज्म के साथ आई विल टेक दिस थिंग। दैट इज नॉट द राइट मेथड। गजा में जो कुछ हो रहा है सबको पता क्या हो रहा है। बट वॉट एवर इट इज, माई पॉइंट इज, गजा पे क्या कहेंगे आप, क्या कहते हैं हमास की पॉलिसीज के बारे में? भाई सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन तो वहां पर बहुत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसराइल में कोई 7-8% अरब मुसलमान हैं, ज्यादा है बल्कि। मैं गया हुआ हूँ इसराइल, तेल अवीव और हाफा क्या नाम है, पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी हाफा बहुत ही सुंदर पोर्ट सिटी है। मैंने बहुत मुसलमानों को देखा वहां पर, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, हिजाब पहने हुए हैं, एंजॉयिंग लाइफ। Isn't it हाइफा? जी, हाइफा है शायद। हाइफा। आप इंडिया में भी आओगे तो हिंदू यही कहते हैं, जहां पर भी देखो मुसलमान घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। बट अरब मुसलमान की भी पार्टी है इसराइल में, इंडिया में भी मुस्लिम पार्टीज हैं, बट अरब मुसलमान के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है इसराइल में। बट हमास जो गाजा को कंट्रोल करती थी, इन्होंने बहुत बुरी हालत बना दी थी इसराइल वालों ने गाजा की, बिफोर द बॉम्बार्डमेंट हैपेंड। बट व्हाई डिड हमास किल 1400-1500 इजरायली पीपल? उसका तो जस्टिफिकेशन नहीं है ना उसका जस्टिफिकेशन है कि आपके 1400 लोग मारे गए, आपने सारी की सारी कंट्री को ही तबाह कर दिया, आपने 1 लाख लोगों को मार दिया। तो ये तो एक कल्चरल वॉर है जो सैमुअल लिविंगस्टन ने अपने ऐसे में लिखा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। आजकल पूरा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस चल रहा है। मैं इंडिया का एक सिटीजन हूं, या इंडिया का आई टेक प्राइड इन इंडिया। आई वांट माय इंडिया टू बी द इंडिया, द विजन ऑफ गांधी। नो अपीजमेंट ऑफ एनीबॉडी, दैट डज नॉट मीन अपीजमेंट ऑफ हिंदूज। वो आप कहते हैं बीजेपी वाले अपीजमेंट करी जाती थी, हर सब्सिडी दी जाती थी मुसलमानों को, ये करा जाता था, वो करा जाता था, राइट। उन्होंने सारे हमारे मंदिर तोड़ दिए, हम मंदिर नहीं बना पाए मस्जिदों के ऊपर। तो मुस्लिम अपीसमेंट ये अक्यूज करते हैं कांग्रेस को, तुमने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तुमने प्रेसिडेंट बना दिए मुसलमान, तुम अपीज कर रहे हो। 3 तो प्रेसिडेंट हमारे मुसलमान बने हैं।
एक तो बीजेपी ने बनाया है, एक अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, डॉक्टर अब्दुल कलाम को। बट मुस्लिम अपीजमेंट मेरे मेरे मुताबिक तो कोई होती भी नहीं थी, और अगर होती भी थी तो इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हिंदू अपीजमेंट। देवी गौड़ा जो है, जनता जनता दल सेकुलर कहता है अपनी पार्टी को, उसका जो कर्नाटक में बेस है, मुस्लिम्स आर नॉट वोटिंग फॉर हिम एनी मोर, दे आर नॉट वोटिंग फॉर हिम। तो वो अलाइन कर गया मोदी साहब के साथ, एंड ही वोटेड फॉर द वक्फ बिल, और कहता है सेकुलरिज्म भाई भाड़ में। आप अपने वोट बेस आपने आपने कार्व आउट कर लिया, स्ट्रैटेजी बना लिया आरएसएस ने, बीजेपी ने, कि हमारी ये वोट बेस है, ये वोट बैंक है हमारा, इसको हमें कंसोलिडेट करना है। हमने एक मंदिर तोड़ दिया, एक मंदिर बना दिया, अब काशी मथुरा भी लेंगे, उसके बाद 6,000 40,000 मस्जिद और तोड़ेंगे, वक्फ बिल को पास करेंगे। अमित शाह जी कहते हैं कि वक्फ बिल कॉन्फिस्केट करी जा रही है। अरे वो वक्फ बिल मैनेजमेंट वो जो बेच रहे हैं वो अलग बात है, वो करप्शन हो रही है, बट वक्फ जो कंट्रोल प्रॉपर्टी है वो तो रिड्यूस हो रही है। वो कैसे कह रहे हैं वक्फ अंडर प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है? आपके बड़े बड़े लैंड स्टेट के टाइकून हैं, मैं नाम नहीं लूंगा मोदी साहब के, सब जानते हैं कौन उनके दोस्त हैं, असली दोस्त, राइट, जो इंडिया के बड़े बड़े शानी शाह खरबजादा लोग हैं, डॉलर मल्टी बिलियनर्स, उनके लिए आप लैंड अवेलेबल करना चाह रहे हो? भाई आप मुसलमानों के हक में कुछ काम करोगे, पोलियो एरेडिकेशन आपने करी, तो मुसलमान क्यों नहीं मानेंगे? आखिर में ये बताइएगा कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने तो काफी कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं, और कुछ लोग शायद उनको पसंद भी नहीं करते इस वजह से कि वो भी सेकुलरिज्म की तरफ माइल हो रहे हैं। उनको कैसे देखते हैं आप? अभी जी मोदी साहब और आरएसएस भागवत की मीटिंग हुई थी, आई थिंक बहुत सालों के बाद पब्लिक मीटिंग हुई है इनकी, कि इन दोनों की बंदी नहीं है। तो आरएसएस ने हेल किया मोदी राज को, मोदी साहब ने आरएसएस को हेल किया, बट भागवत क्या कंसोलिडेटरी स्टेप देंगे स्टेटमेंट देंगे जब जो उनकी गवर्नमेंट बैठी हुई है दिल्ली में वो रिग्रेसिव एक्शन ली जा रही है। अब कांग्रेस ने एकदम से, एमपी ने, मुसलमान एमपी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है अगेंस्ट वक्फ बिल पासिंग। तो और ओनली होप सुप्रीम कोर्ट, दे आर नॉट लेटिंग अस लिव इन पीस, they are not letting us criticize any of the secular non-achievements of this government. भाई जो आपके नॉन अचीवमेंट्स हैं, आप बुलेट ट्रेन ला रहे थे 2014 में, आज 225 हो गई, बुलेट ट्रेन का नामो निशान नहीं है कहीं। रूरल पॉवर्टी इतनी हो गई है, मैं अमेरिका से आया हूँ, आदमी हूँ, मैं बहुत रिच नेबरहुड में रहता हूँ, अरबपति लोग रहते हैं यहाँ पर, मुसलमान लोग अरबपति रहते हैं, लॉयर क्या, डेवलपर क्या, क्या नहीं पूछो, बट आप स्ट्रीट में वॉक करने जाओ, जो गरीबी दिखाई देती है, मेरी आंखें फूट जाती हैं गरीबी देखकर। हमने काफी बातें की, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इंडिया में और पाकिस्तान में आपसे डिसएग्री करेंगे, तो डिसएग्रीमेंट मेक्स दिस वर्ल्ड एन इंटरेस्टिंग प्लेस। तो अगर कोई साहब या साहिबा डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव देना चाहें, अपोजिंग व्यू देना चाहें, तो आई वुड वेलकम दैट। एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।